नमस्ते दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 अति लघु कथाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों कहानियाँ बड़ी अच्छी लगेंगी। तीनों कहानियों के रचनाकार हैं क्रमशः हरीशचंद्र पांडे, जिनकी कथा का नाम है चांटा। दूसरे कथाकार हैं अजय मोक्षमार, जिनकी कथा का नाम है कंचे। और हमारे तीसरे कथाकार का नाम है रणजोध सिंह, जिनकी कहानी का नाम है बटन। इन तीनों ही कथाकारों को हम दिल से धन्यवाद देते हुए हमारी कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। हरीशचंद्र पांडे लिखित चांटा। एक एक पैसे को दांत से पकड़ने वाले पूंजीलाल जी ने जिंदगी का दूसरा रुख देखा ही नहीं था। एक वे खुद हेरफेर करके सामान बेचने वाले और दूसरी तरफ खरीदार जो उनके झांसे में आने वाला ही था। तीसरी तस्वीर कौन सी होती है? चांटे की तरह सामने आई एक दिन और उनके होश सदा के लिए ठिकाने लग गए। सड़क की दोनों तरफ से आती जाती गाड़ियां और बाजार की उमड़ती भीड़ से हटकर चलते हुए पूंजीलाल जी ने अपने दोनों हाथों को कुर्ते की जेब में डालकर नोटों के सही सलामत होने पर सुकून की सांस ली और ज्यादा सुरक्षित रहने के लिए वे एक गली से होकर आगे मैदान की तरफ और कम भीड़ वाली जगह से चलते चलते सोचने लगे। अजीब हाल हो गया है इस कस्बे का। जब वो छोटे थे तब एक छोर से दूसरे छोर को देखना कितना आसान था। एक तो रामलीला मैदान था, उसी में शीतकालीन खेल होते थे और बरसात के बाद पहले जन्माष्टमी की झांकी लगती और फिर स्वयं सहायता समूह का मेला भी लगता था। अब एक मैदान और बन गया है कस्बे के बिल्कुल दक्षिण की तरफ। वहां तो अलग ही काम होते हैं। निजी कंपनियां अपने अलग ही खेल तमाशे करती रहती हैं। विचार मग्न से वे नया बाजार से होकर गुजरने लगे। तभी एक महिला गुलाब का गुच्छा थामे एकदम सामने ही आ गई। खरीद लो ना भैया, आज बोहनी तक भी नहीं हुई है। ये अजीब नाटक है। वे कसमसा कर रह गए, पर कहते क्या? तब ही कहते ना जब बोलने का अवसर मिल पाता। उनकी हालत ही अजीब हो रही थी। न वो फूल खरीदना चाहते थे, न उसके सामने कोई बहस करने के ही वे इच्छुक थे। उनको उससे कोई लेना देना था भी नहीं, बस अपनी दुकान तक पहुंचना था। मगर वो अपने सारे तरीके आजमा रही थी। 10 रुपए का ही तो है गुलाब बाबूजी, देखिए कितना ताजा गुलाब है। और पूरा गुच्छा 150 का ले लो। इसमें 20 गुलाब हैं, फायदे का सौदा रहेगा। और चमकीली पत्तियां देखिए इस गुलाबों की, ये गुलाब तो 3 दिन तक ताजा बने रहेंगे। वे झुंझला रहे थे सोच सोच कर कि अब हमारे इस कस्बे ने भी शहर की नक्शेबाजी सीख ली है। नया साल हो या बसंत पंचमी, होली हो या दिवाली, राखी हो या नवरात्र, ये गुलाब के गुच्छे बनाकर बेचने आ ही जाते हैं लोग। इनको ना कोई कोर्स करना होता है और ना कोई डिप्लोमा। ये अपनी दुकान चलाना और अपना माल बेचना खूब जानते हैं। कुछ ना होते शक्ल बिगाड़ कर भीख सी मांगने लगते हैं। सब सीख लिया है। अजीब है वे, ये बेकार लोग। यही सब सोचते सोचते उन्होंने अपना सर झटका और तभी उनको याद आया कि आज तो उनके पड़ोसी का जन्मदिन है। उनके पड़ोसी 30 साल से उनके पक्के ग्राहक भी है। इसी से एक अच्छा गुलाब का गुच्छा ले ही लेता हूँ। अब उनका कारोबारी दिमाग चलने लगा था। ओह, अब सही दाम लगा तो खरीद भी लूं। बोला ना साहब, 10 का एक गुलाब। ला तो यह गुच्छा ही दे दे, 100 रुपए दे रहा हूँ। अभी विद्यालय से नकद भुगतान लाए थे, वो सब 500 रुपए के नोट थे। ले, 400 वापस दे। अच्छा, लीजिए भाई साहब, ये गुच्छा रख लीजिए। एक अखबार में लपेटकर वह गुच्छा थमाती उस महिला ने हिदायत दी, ऐसे सीधा पकड़ना। यह कहकर पैसे लेते हुए टेढ़ी सी नजर से उस महिला ने किसी को देखा और वहां से सरपट भाग गई। अरे अरे अरे, मेरे रुपए! पूंजीलाल जी की चीख निकल उठी, पर महिला का कुछ अता पता नहीं था। तभी उनका मोबाइल बज उठा। वे फोन नहीं उठाते, मगर यह तो प्रधानाचार्य जी का था। आपको याद दिला रही थी कि कल आकर अतिरिक्त भुगतान ले लीजिएगा और हमें 200 जोड़ी जूते भिजवा दीजिए। जी 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 हाँ जी हाँ, मैं कल खुद ही लेकर आता हूँ। वे सामान्य आवाज में जवाब देते रहे और जब फोन कट गया तो इधर उधर जाकर उस महिला को खोजने लगे।
ट्रैफिक की रेलिंग पे वैसे ही थी, बस उस महिला का कहीं पता अता नहीं था। वे बेचारे मन महसूस कर दुकान पर जाकर बैठ गए। नकद रुपए वहां बैठे पुत्र को सौंप दिए और निर्देश दिए कि खराब पड़े 200 जोड़ी जूते तैयार करके सिलवा करके दे देना, स्कूल में सप्लाई करने हैं। ऐसा कहकर वे घर चले गए। सबसे पहले अपने पड़ोसी मित्र को गुलाब का गुच्छा भेंट किया और जन्मदिन की बधाई दी। शाम से पहले वो एक चक्कर दुकान का लगाने फिर चल दिए। उन दिनों छाते, झोले, जूते आदि का काम बेटा ही देखा करता था और सरकारी संस्थानों और स्कूल की सप्लाई वे करते थे। आज भी वो खुश थे कि सुबह सुबह 200 बरसाती का नकद भुगतान मिला था। वे तो अधिक मुनाफे में सस्ते बरसाती बेच आए और अब 200 जोड़ी जूते का भी ऑर्डर मिल गया था। पर आज थोड़ा दुख हो रहा था, 400 रुपए का नुकसान जो हो गया था। वे टहलते हुए दुकान पर पहुंच गए तो बेटे ने पूछा, ये आपके हैं 400 रुपए? हाँ, मेरे हैं, उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया दी। अभी एक महिला दे गई है, उसका शराबी पति नोट छीनने आ रहा था, इसलिए वो छिपकर दूसरे रास्ते से आपको 400 रुपए देने आ रही थी। आपका दुकान तक उसने पीछा भी किया, पर फिर आप कहीं चले गए तो वो आपको ढूंढ न पाई, इसलिए ये पैसे वो मुझे दे गई। अच्छा, इतनी ईमानदारी? पूंजीलाल जी का मन बेचैन हो गया। वो सारी रात सो न सके। एक गरीब औरत जो शराबी पति से परेशान है, जिसके रोज की आमदनी का तक का उसे भरोसा नहीं रहता और उसे रोज ही पेट भरना होता है, वो मन से कितनी साफ निकली। और वे सुबक रहे थे और खुद की फितरत को कोस रहे थे। अगले दिन वे 200 जोड़ी एकदम नए जूते छांट कर पैक करवा के स्कूल ले गए। आपका आज का भुगतान ले लीजिए, प्रिंसिपल ने कहा। जी, ले लिया है, और ये लीजिए 10,000। आप मेरी ओर से बच्चों को पौष्टिक आहार खिला दीजिए। जी अच्छा, ये तो बहुत बड़ी मदद कर दी आपने। आप तो जानती हैं कि सारे बच्चे अनाथ हैं और अपने खर्च के लिए दानदाताओं पर ही निर्भर हैं। आप इसकी रसीद ले लीजिएगा। जी बिल्कुल भी नहीं, आपके मन की रसीद बहुत है। नमस्कार। ये कहते हुए पूंजीलाल जी उठे और चल दिए। तो ये थी कहानी चाटा, लिखी हुई थी हरिश्चंद्र पांडे जी ने। उन्हें धन्यवाद देते हुए हम हमारी दूसरी लघु कथा की तरफ बढ़ते हैं। कहानी लिखी है अजय मोक्षमार जी ने और कहानी का नाम है कंचे। अरे आखिर खेल देते क्या है बच्चों को? क्यों स्कूल से फुर्सत पाते ही वे खेलने के लिए भाग जाते हैं? इसका राज जानने का सबसे अच्छा तरीका है खुद खेल का अनुभव लेकर खेलना और देखना। कल्लू, ए कल्लू, दिन भर कंचे खेलता रहता है, घर का एक काम नहीं सुनता, कंचे के पीछे दीवाना हो गया है। कल्लू की अम्मा शरबती बाई काम करते करते बीच बीच में उसे आवाजें लगाती, फिर दोबारा घर के काम में लग जाती और कल्लू आ रहा हूँ माँ, आ रहा हूँ बोलकर फिर से मोहल्ले के बच्चों के साथ कंचे खेलने में मगन हो जाता था। अम्मा काम से फुर्सत पाकर छड़ी उठाकर कल्लू के पीछे भागा करती, तब जाकर वह दौड़ता हुआ सीधे घर में घुस जाता। बाकी बच्चे भी अम्मा के हाथ की छड़ी देखकर वहां से डर के भाग जाया करते थे कि कल्लू के हिस्से का प्रसाद शायद हमें न मिल जाए। यूं कल्लू पढ़ाई में बहुत तेज था। उसे दो काम बड़े अच्छे लगते थे, एक तो कंचे खेलना और दूसरा मन लगाकर पढ़ाई करना। उसकी माँ प्यार से उसे कल्लू बुलाती थी, जबकि उसके रंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। अलबत्ता उसके पिता का रंग जरा दबा हुआ था। शरबती बाई 8 क्लास पास कर चुकी थी, तभी पास के गांव में फकीर चंद फुल्की वाले से उसकी शादी हो गई थी। जब शरबती बाई को गुस्सा आता तो कल्लू के पापा का नाम बिगाड़कर फटीचर चंद फुल्की वाले की औलाद कहकर कल्लू को बुलाया करती थी। फकीर चंद को शहर में आए 10 साल हो गए थे। वे चौराहे पर चाट का ठेला लगाया करते। शरबती बाई पास की कॉलोनी में बर्तन और झाड़ू पोछे का काम करती थी, इसलिए सुबह शाम तो वह व्यस्त ही रहती थी। दोपहर में 5-6 घंटे बिल्कुल फ्री रहती थी। 4 बजे कल्लू के पापा चाट का ठेला लेकर चौराहे पर जाते तो रात 10 बजे तक ही लौटकर वापस आते थे। कल्लू उनकी इकलौती औलाद था। दोनों पति पत्नी मिलकर गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे थे। हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते थे। उस दिन चाट का ठेला नहीं लगता था और वो दिन होता था शनिवार का दिन। एक दिन रोज की भांति कल्लू की अम्मा कल्लू को आवाज लगा रही थी कि किराने की दुकान से सामान लेकर आ।
कल्लू भी अभी थोड़ी देर से जाता हूँ, अभी थोड़ी देर से जाता हूँ कहता हुआ खेल में लगा हुआ था। फिर शरबती छड़ी लेकर बाहर निकली। बोली, तेरे पापा को चाट का ठेला लगाना है, जाकर किराना ले आ। कल्लू दूर से बोल पड़ा, अम्मा आज तो शनिवार है, पापा की छुट्टी है। कुछ सोचकर शरबती बोली, अरे हाँ आज तो शनिवार है। फिर कल्लू से पूछने लगी, तेरे पापा गए कहाँ? अरे वो पड़ोस वाली गली में कंचे खेल रहे हैं, कंचे। कल्लू ने हंसते हुए बताया। शरबती हैरान हो गई, फिर बोली, क्या बोला रे? कंचे? तेरे पापा कंचे खेल रहे हैं? हाँ अम्मा, पापा भी कंचे खेल रहे हैं, चलो आओ दिखाता हूँ तुमको। शरबती ने कल्लू के साथ पड़ोस वाली गली में दूर से ही देखा और हंसते हंसते दोहरी होती हुई वापस घर आ गई। शाम को खाना खाते समय उसने फकीर चंद से पूछा, ये क्या बच्चों जैसा शौक पाल लिया तुमने? मैंने देखा आज आप भी कंचे खेल रहे थे। हाँ कल्लू की अम्मा, बड़ा मजा आता है। कंचे पर निशाना लगाते समय सारी दुनियादारी भूल जाता हूँ मैं। बचपना याद आ जाता है मुझे तो। हफ्ते भर का टेंशन 2 घंटे में मेरा गायब हो जाता है। तुम भी ना शहर आकर पगला गए हो, कहकर शरबती हंसने लगी। फकीर चंद कहने लगा, तुम जाकर खेल कर देखो तो सही, बड़ा मजा आता है। लेकिन तुम्हें तो टीवी वाले बुला कर ले जाते हैं कि आओ हमारे सीरियल देखो और बैठी रहो, दिन भर खटिया तोड़ती रहो। शहर वालों को मोटापे की बीमारी टीवी वाले ही तो दे रहे हैं और आंखों की रोशनी भी फ्री में छीन रहे हैं। बात आई गई हो गई थी। शरबती ने कोई ध्यान न दिया। एक दिन वह घर के बाहर बैठकर गेहूं बीन रही थी और साथ साथ कल्लू को दोस्तों के साथ कंचे खेलते हुए देख रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली कौशल्या, रागिनी, चमेली, जो शरबती की ही तरह बंगलों में खाना बनाने, साफ सफाई आदि का काम करने के लिए जाती थी, शरबती के पास आई और उसे देखकर कहने लगी, लाओ शरबती, हम भी गेहूं बिनवा दें। वे सभी एक दूसरे के कामों में मदद करती रहती थी। पापड़ बड़ी या कोई भी काम हो, वे सभी हिल मिलकर कर लिया करती थी और सुख दुख में भी साथ खड़े हो जाती थी। शरबती ने गेहूं बिनना छोड़कर सिर उठाया। काय, कंचे खेलोगी? सभी एक साथ चौंक कर बोली, अरे कंचे? शरबती हंसने लगी, बोली, हाँ हाँ कंचे। रागिनी कहने लगी, अरे घर से भगा देंगे हमें। और सभी ये कहकर कि हाँ हाँ और नहीं तो क्या कहते हुए हंसने लगी। हमारे पति बोलेंगे कब पगला गई है कि दो दो बच्चों की अम्मा हो के बचपना सूझ रहा है। अरे वो सब छोड़ो, हमें भी आनंद उठाने का हक है क्या नहीं? चलो अच्छा ये बताओ, किस किस को कंचे खेलना आता है और किस किस को कंचे खेलना पसंद है? सभी ने एक साथ हामी भर दी। मतलब शादी से पहले खेला करती थी, तो बस तो बस कल सब अपने अपने काम से फुर्सत पाकर आ जाना। और एक बात बताऊं, हमारे पतिदेव फटीचर जी फुल्की वाले और तुम सभी के परमेश्वर भी पिछले हफ्ते दूसरी गली में कंचे खेलते हुए पकड़े गए हैं मेरी आंखों से। मैंने खुद देखा है उन्हें। यह सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगी और हंसने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ शरबती उन्हें बता रही थी। दूसरे दिन सभी इकट्ठा हो गई। अपने अपने बच्चों से थोड़े कंचे लेकर आ गई थी वे। 12 बजे से खेलते खेलते शाम होके 4 बज गए। फिर भी उन लोगों का मन नहीं भर रहा था। शाम के काम पर जाना था। तब रागिनी बोली, अरे कल अपन सितोलिया खेलेंगे, मुझे बड़ा अच्छा आता है वो। उसकी सहेलियां हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हमें भी आता है, ठीक है। और फिर उसके अगले दिन हम गिल्ली डंडा भी खेलेंगे, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बड़ा मजा आएगा। फिर तो ये सिलसिला ही बन गया। अब तो रोज के काम भी हो रहे थे और थकान भी नहीं थी। अपने अपने घर बाहर के कामों से फुर्सत पाकर बैठ जाने वाली महिलाएं नित नए खेल खेलती ताजा दम हो रही थी। कंचों की चमक उन सभी की आंखों में दिखाई देने लगी थी और खटिया तोड़ने का काम भी उनका अब बंद हो गया था। तो मित्रों, अजय मोक्षमार जी को धन्यवाद देते हुए अब अपनी तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है बटन और उसे लिखा है रणजोध सिंह जी ने। माँ की हर छोटी बड़ी जरूरत को लेकर बेहद फिक्रमंद रहने वाले सूरज को उसकी माँ का फोन लगाने की जिद करना रुला रहा था।
हमारे देश में माता पिता और गुरु को देवताओं के समकक्ष रखा गया है। इनमें भी माता का दर्जा सबसे महान माना गया है, क्योंकि हर माँ हर हाल में अपने बच्चों के उत्थान का दायित्व जो निभाती है। कुछ एक अपवादों को छोड़कर बच्चे भी अपने माता के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं होते। हमारी इस कहानी का नायक सूरज भी अपनी माँ के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान रखने वाले व्यक्तियों में से एक है। यद्यपि सूरज की पत्नी और बच्चे भी सूरज का उतना ही ध्यान रखते थे, मगर फिर भी सूरज अपनी माँ की छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखता था। मधुमेह और उच्च रक्तचाप की मरीज होने के नाते सभी तरह के भोजन उसकी माता के लिए उपयुक्त तो नहीं थे। फिर भी कुछ भी खाने से पूर्व वह अवश्य पूछता था कि माँ ने खा लिया कि नहीं, और यदि कभी नकारात्मक न में उत्तर मिलता तो खाना उसके हलक से भी नीचे नहीं उतरता था। कभी कभी तो बच्चे कह देते कि दादी को पापा बहुत ज्यादा नाजुक समझते हैं, और यह सही भी था। सूरज माँ की परवाह में इतना डूबा था कि उसे कुछ और दिखता ही नहीं था। सूरज की माँ उन खुशकिस्मत इंसानों में से थी जिनकी एक आवाज पर 3-4 लोग दौड़े चले आते थे। सूरज रात होने से पहले यह पक्का कर लेता था कि माँ ने दवाई खा ली है, पीने के लिए ताज़ा पानी उनकी मेज के पर रख दिया है, और सर्दियों में गर्म पानी की बोतल उनके बिस्तर पर रख दी है। यद्यपि ज़्यादातर ये सारे कार्य उनके धर्मपत्नी और बच्चे बड़े ही सेवा भाव से कर ही दिया करते थे, फिर भी सूरज जब तक एक बार अपनी खुद की आंखों से यह देख न लेता और उनकी खोज खबर न ले लेता, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। सूरज की माता का अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता था। उनसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था, कारण वे अत्यंत मिलनसार थी। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले लोगों जैसे माली, बर्तन धोने वाली या झाड़ू पोंछा करने वाली बाई के सारे सुख दुख की माँ को पूरी मालूमात रहती थी। वे अत्यंत सफाई पसंद थी। मसलन बाथरूम जाने से पहले बाल्टियों को साफ करती थी। अपने पहने हुए कपड़े भी वे स्वयं ही धोती थी। पूजा पाठ के मामले में वे कोई समझौता नहीं करती थी। बीमार भी हो जाती थी तब भी उनका नहाना और पूजा पाठ षष्ठी के नियमों की तरह अटल रहता था। एक दिन उन्होंने सूरज को बुलाया और कहा कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सूरज ने जैसे उनकी नब्ज देखी तो उसे समझ में आ गया कि उन्हें तो तेज बुखार है। उनकी सांसें भी तेज चल रही थी। सूरज जल्दी से अपने कमरे में गया और एक बुखार की गोली लाकर अपनी माँ को देता हुआ बोला, आपको बुखार है माँ, मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ, तब तक आप ये गोली खा लो। माँ ने सूरज का हाथ पकड़ लिया और बड़ी स्नेहपूर्वक बोली, डॉक्टर को रहने दे, गोली खा लेती हूँ, पर पहले मेरी बात तो ध्यान से सुन। जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है, एक फ़ोन तो लगा दे बेटा मेरे लिए। अच्छा, उससे पहले एक और काम कर। उन्होंने सूरज को एक प्लास्टिक की डिबिया दी और बोली, इस डिब्बी को संभाल के रख, इसमें मेरे कंगन, अंगूठी और बालियां हैं, ध्यान से रखना। माँ की यह बात जब सुनी तो सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ से कहा कि माँ तुम इस तरह की बातें मत करो, और यह कहते हुए उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाना चाहा, लेकिन माँ ने फिर दूसरा आदेश दे दिया, अरे जो फ़ोन मैंने कहा है वो तो लगा बेटा, मेरी लाडो को लगा, मुझे उससे भी कुछ बात करनी है। सूरज ने किसी तरह अपने को संभालते हुए किसी अनहोनी की आशंका में अपनी छोटी बहन के ससुराल में फ़ोन लगाया। माँ एकदम प्रखर स्वर में बोली, और लाडो कैसी है? धीरज कैसा है? बच्चे कैसे हैं? कंवर जी कैसे हैं? और बता तेरा टब्बर टीर तो ठीक है ना? माँ ने एक ही सांस में कई सवाल एक साथ पूछ लिए। जवाब सुनने के लिए वे थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर उच्च स्वर में बोली, अरे लाडो, यह बात जरा ध्यान से सुन। कुछ दिन पहले मैंने रज्जू की माँ को एक सूट सिलने को दिया था। उधर से शायद जवाब आया होगा कि हाँ माँ। तब उस आगे वे बोली, अरे वही सूट जो तेरी मामी ने मुझे दिया था, हल्के फिरोजी रंग का, याद आया कि नहीं? फिर जवाब के लिए कुछ रुक के आगे बोली, रज्जू के माँ से कहना गला ज़्यादा डीप न करे, और हो सके तो गले के फ्रंट में 4-5 मैचिंग बटन भी लगा देना। माँ को हमेशा की तरह रोज के कार्यों में रस लेकर रुचिपूर्वक बातें करते हुए देखकर उसकी माँ के प्रति चिंता कम हो गई। अब सूरज ने आश्वस्त भाव से
अपनी माँ को देखा, अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए माँ के गहने अलमारी में रखने को चला गया। तो मित्रों, ये थी कहानी बटन, लिखी थी रणजोध सिंह जी ने। उनका एक बार पुनश्च धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों ही कहानियाँ बड़ी अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।